नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। सबसे पहले बात इस वक्त चल रहे चारधाम यात्रा की, जहां पर चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं जब चारधाम यात्रा को स्थानीय उत्पाद से जोड़कर देखा जाता है तो इसको लेकर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के कदमों से कदम मिलाते हुए एक अभियान चला रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की थी कि वो उत्तराखंड में जब चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं तो अपनी यात्रा का 5% वो स्थानीय उत्पाद को खरीदने में जरूर लगाएं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, अब कहीं न कहीं श्रद्धालु स्थानीय उत्पाद को खरीद भी रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव से अपील की थी और समूचे देशवासियों से उन्होंने अपील की थी कि जो भी उनकी धार्मिक यात्रा है उस यात्रा का 5% धनराशि स्थानीय उत्पाद जो वहाँ के स्थानीय महिला समूह के लोग बनाते हैं, लोकल उत्पादन करने वाले बनाते हैं, छोटे छोटे जो स्वयं सहायता समूह है वो बनाते हैं, वो अपना रोजगार करते हैं। तो कहीं न कहीं 5% लोगों ने खरीदना प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद शुरू किया है, जिससे स्थानीय लोगों का प्रोत्साहन भी हो रहा है, उनका स्वरोजगार भी बढ़ रहा है और जो उनका काम धंधा है वो तेजी से बढ़ रहा है, जिससे हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ रहा है। तो वहीं 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव के समापन के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस दौरान राज्य की जनता को आश्वासन दिया कि राज्य में मोटे अनाज के लिए जो भी केंद्र से मदद की आवश्यकता होगी उसको देने का काम किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड के इस मोटे अनाज को विश्व पटल पर नई पहचान मिल सके। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी अनाज की बात कही है तो उसको उत्साहित करने के लिए राज्य को हर संभव प्रयास करने के लिए भी कहा गया है, ताकि बढ़ती आबादी के पोषण की पूर्ति हो सके। भारत सरकार के संज्ञान में इस प्रकार की सारी चीजें हैं। हमारी आबादी भी बढ़ रही है, देश में विकास भी बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हमारे यहाँ खाद्यान्न की मांग भी बढ़ रही है और आने वाले कल में और बढ़ेगी। इसके लिए हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े और जलवायु अनुकूल फसलें, फोर्टिफाइड बीजों की किस्में तैयार हो सकें, इसके लिए निरंतर रिसर्च हो रही है और लगातार नए नए बीज पैदा किए जा रहे हैं, जिसका किसान उपयोग कर रहा है। वहीं श्री अन्न महोत्सव समापन कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की। महोत्सव को आयोजित करने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद किया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार के ऐसे प्रयासों से प्रदेश के किसानों की आय को दुगनी करने के लक्ष्य को जल्द ही पूरा किया जा सकेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी पहल पर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। जब यूएनओ के अंदर आपने प्रस्ताव रखा था तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया। 18 मार्च 2023 को दिल्ली में पूसा में माननीय मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। 140 देशों के डेलीगेट्स वहां पर आए हुए थे। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे भी उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और जो वहां से मैंने सीखा, जो मैंने वहां देखा, उसको ने यहां पर उतारने की कोशिश की। क्योंकि जो श्री अन्न है या जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, ये हमारी परंपरागत खेती में आता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ये सुनते थे ये खुदा जुगारा खाता है, ये गरीब आदमी। तो खुदा जुगारा खाने वाले को हम गरीब आदमी कहा करते थे। आज यही खुदा जुगारा अमीरों की थाली का भोजन बन गया है। आप किसी सेमिनार में चले जाइएगा, किसी 5 स्टार होटल में चले जाइएगा, मिलेट्स की थाली अलग से प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये इतना लाभदायक है कि जो व्यक्ति मडुआ खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी, जो कुलथ की दाल खाएगा उसको कभी पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटने में दर्द नहीं होगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले डॉक्टर कहता है कि आप गेहूं खाना छोड़ दो। तो वहीं
उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जनपद के क्रौंच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि पर्यटन विभाग ने प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की पहल पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सतपाल महाराज ने दक्षिण भारत से आए शिवाचार्य और गुरुजनों के साथ पूजा अर्चना कर रहे, प्रतिभाग कर रहे लोगों और दक्षिण भारत से आए अतिथियों का स्वागत किया। कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय स्वामी यहां पर पहुंचे तो गणेश जी को श्रेष्ठ पद दिया गया, जिसके बाद कार्तिकेय ने अपनी मां पार्वती से नाराज होकर यहां पर तपस्या की। उन्होंने कहा कि इसके बाद कार्तिकेय दक्षिण भारत को चले गए, जहां उनकी मुरुगन स्वामी के नाम से विशेष रूप से आराधना की जाती है। उन्होंने कार्तिक स्वामी मंदिर और कार्तिकेय स्वामी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। बीजेपी प्रदेश संगठन ने अब 1 महीने का कार्यक्रम तय कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कहा कि 19 और 20 तारीख को देहरादून में प्रदेश कार्य समिति आयोजित की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की पिथौरागढ़ में रैली की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार हर लोकसभा और विधानसभा में रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही जनसंपर्क अभियान भी इस महीने किया जाएगा। महेंद्र भट्ट के अनुसार इस 1 महीने में तमाम विधायक, सांसद सभी जनसंपर्क करने का काम करेंगे। मंत्रियों के भी कार्यक्रम लगाए जाएंगे। देखिए, केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर महासफर अभियान पार्टी ने शुरू किया है। उसी दृष्टि से उत्तराखंड के अंदर भी कल हमने अपनी टोली बैठक की और 19-20 तारीख को हमारी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक रहने वाली है। 23 तक हम मंडल स्तर की अपनी बैठकें पूरी कर देंगे, क्योंकि पूरा अभियान लोकसभा केंद्रित है। स्वाभाविक रूप से लोकसभा में होने वाले कार्यक्रमों की रचना हम इस रूप में बनाई है, जहां हम मीडिया तंत्र के लोगों के साथ जुड़ेंगे। उसके साथ साथ समाज के ऐसे प्रबुद्ध जन जिनका समाज में विशेष एक प्रकार से प्रभाव है, खासतौर पर मैं कहूँ तो हमने तय किया कि 250 परिवार एक लोकसभा के अंदर उसको चयनित करेंगे। वो अब स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार हो सकता है, कारगिल शहीद के परिवार हो सकते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न प्रतिभाओं से जुड़े हुए परिवार हो सकते हैं। तो उनकी ऐसी सूची तैयार करके और एक कार्यकर्ता 25 परिवार संपर्क 10 कार्यकर्ता उसमें तय किए हैं। ये कार्यकर्ता विधायक और उससे ऊपर के कार्यकर्ता रहेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री द्वारा भी संपर्क होगा। हमारे मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, उन सब परिवारों में जाकर हम जहाँ अपना समर्थन की बात करेंगे, वहीं उनके द्वारा आए हुए सुझावों को भी सरकार तक हम लोग प्रेषित करेंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक लोकसभा के अंदर बड़ी जनसभाएं होंगी, जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व का भी आना होगा और मुख्य रूप से एक बड़ी सभा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की रहेगी, जिसमें हमने आग्रह किया है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व ने आगामी 30 मई से पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में 30 मई से 30 जून तक उत्तराखंड में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी। महाअभियान को लेकर 19 और 20 मई को प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा महाअभियान के दौरान ही प्रधानमंत्री पूरे देश में 51 रैलियां करेंगे, जिसमें एक रैली उत्तराखंड में भी प्रस्तावित है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। वो जब भी राज्य में आते हैं कुछ न कुछ बड़ी सौगात देकर जाते हैं। मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि लगातार अभी हमें जायका में 526 करोड़ रुपया मिला है। अभी 50,000 पॉली हाउस में लगाने जा रहे हैं। आज ग्राम विकास के अंदर पूरे देश के अंदर हम दूसरे स्थान पर हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके आने से उत्तराखंड को जिसका उनका यहाँ से लगाव है और केंद्र से मदद मिलेगी और जो हमारा आत्म उत्तराखंड का जो नवरारा है उसको साकार करेंगे। तो वहीं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट का परिणाम निराशाजनक आने पर पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हाई स्कूल इंटर का परिणाम निराशाजनक अवश्य हुआ है, लेकिन सरकार इसकी समीक्षा करेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक समीक्षा करके नई रणनीति भी बनाई जाएगी, जिससे आने वाले सालों में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा।
पौड़ी की, जहां पर बीते रोज आयोजित तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी और सीडीओ मौजूद नहीं रहे। यहां तक कि उप जिलाधिकारी स्वयं भी तहसील दिवस पर उपस्थित नहीं रहे। इस वजह से कई फरियादियों को अपनी शिकायतों को लेकर वापस लौटना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता जगमोहन डांगी ने कहा कि तहसील निर्मित होने की वजह से अलग अलग प्रमाण पत्रों को लेकर ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रमाण पत्रों को निर्गत करने के लिए अधिकतम 15 दिन की समय सीमा तय की गई है, लेकिन अधिकारियों की ओर से लंबे समय तक प्रमाण पत्रों को लटकाया जा रहा है। ऐसे में लाभार्थी प्रमाण पत्रों से वंचित रह जा रहे हैं। तहसील दिवस पर इन शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं एडीएम इलागिरी ने कहा कि तहसील दिवस पर G20 सम्मेलन के चलते जिलाधिकारी और सीडीओ एसडीएम उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने बताया कि इस दौरान आने वाले सभी फरियादियों को सुना गया। तहसील दिवस पर आई कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया गया। कुल 18 शिकायतें आई, जिसमें से ज़्यादातर पेयजल, रोड भी और विद्युत की समस्या थी, जिसमें से 5 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। अब कल तक जो भी शिकायत करता है उनको सूचित भी हो जाएगा। बाकी शिकायतों का निस्तारण में 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, क्योंकि रोड की कई समस्याएं ऐसी आई थी जिसमें लगभग टेंडर हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें लगता है सारी ही शिकायतों का निस्तारण 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। G20 का चल रहा है, वो आप लोग को भी अवगत है, जिसमें लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं। डीएम सर लक्ष्मण झूला में मीटिंग्स में भी व्यस्त है और आज भी उसकी बीसी होनी है, जिस कारण से उनका आना संभव है। चारधाम यात्रा अपने चरम पर होने के कारण पौड़ी में बस और टैक्सी की कमी अब यात्रियों की मुसीबतों को बढ़ा रही है। आलम यह हो गया है कि अब टैक्सी संचालक यात्रियों से अधिक किराया भी वसूलने लगे हैं। दरअसल पौड़ी से भी अधिकतर बसें और टैक्सी इन दिनों चारधाम यात्रा रूट पर दौड़ रही हैं, जिसमें मुख्यालय में बस और टैक्सी की काफी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में मुख्यालय आने जाने वाले यात्रियों के साथ ही अन्य क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और जैसे तैसे टैक्सी उनको मिल रही है, लेकिन टैक्सी संचालक यात्रियों से अधिक किराया वसूल रहे हैं। वहीं आरटीओ पौड़ी ने बताया कि अगर वाकई यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा है तो परिवहन विभाग की टीम चेकिंग अभियान में तेजी लगाकर ऐसे टैक्सी संचालकों पर उचित कार्रवाई करी जाएगी। यहाँ तक है भी कि जो बसें जो है चारधाम में लगी हैं और जो लोकल रूट है उस पर दिक्कत होती है। अभी हमारे सामने से कोई ऐसा वो नहीं आया है, प्रकरण नहीं आया है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी उसके लिए हमने जो हमारी बस यूनियंस हैं उनको हमने पहले इतला किया हुआ है कि जो बस चारधाम करके वापस आएगी वो अपने रूट पे जाएगी और किसी प्रकार से लोकल रूट को जो है बाधित नहीं किया जाएगा। दूसरा, हमने जो लोकल रूट पे जो हमारे जितने भी यूनियंस हैं उनसे भी हमने बात की है कि आप अपने जो यूनियन की टैक्सी मैक्सी हैं उनको भी आप प्रत्येक रूट के लिए आप 10 जो टैक्सी आप रखेंगे, जिससे कि जनता को दिक्कत न हो और उन्हीं रूटों पर जो उनका संचालन किया जाए। देखिए जी, प्रशासन ने मतलब जो भी गवर्नमेंट ने सारी बसें चारधाम यात्रा रूट में लगा दी है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो रोज़मर्रा जिनका आना जाना पौड़ी होता है उनको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो कोई बस है, सारी बसें वहाँ लगी पड़ी हैं और बाकी यहाँ पे शिकायत भी आ रही है कि ड्राइवर लोग मनमर्जी का पैसा वसूल रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, आरटीओ से निवेदन है कि आप इसके ऊपर थोड़ा जांच कीजिए इसकी, ताकि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। खबर रामनगर से है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकालते हुए असामाजिक और अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए नगर की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में कई असामाजिक तत्वों की चेकिंग भी की गई है। उन्होंने बताया कि नगर की शांति व्यवस्था से खिलवाड़ किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा। अगर किसी के भी द्वारा शहर की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से भी पुलिस को सहयोग करने के साथ ही असामाजिक तत्वों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। देखिए, थाना रामनगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए और डेली अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। तो आज हमारे द्वारा रामनगर में गश्त की गई तथा अतिक्रमण हटाया गया और संदिग्ध व्यक्तियों की हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। रामनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघों के घनत्व वाला नेशनल पार्क है, इस पार्क में हर साल लाखों की संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक भ्रमण के लिए आते हैं और पार्क में बाघ का दीदार होने के साथ ही पर्यटक काफी उत्साहित भी नजर आते हैं।
कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कालागढ़ क्षेत्र के कोर जोन में विभागीय पशु चिकित्सकों की टीम ने एक मादा बाघ को ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू किया। इस टाइगर का सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के उपरांत बाघ को राजाजी नेशनल पार्क भेजने की कार्रवाई भी की गई। उन्होंने बताया कि इस बाघ की उम्र 5 साल है। वो राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि राजाजी पार्क में बाघों की संख्या करीब 40 है। इस क्षेत्र में बाघों को बढ़ाने के लिए पूर्व में 5 बाघ भेजने का अनुरोध भी किया गया था, जिसके क्रम में पूर्व में पार्क प्रशासन द्वारा 2 बाघ यहां पर भेजे जा चुके हैं। वहीं हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने उत्तरी हरिद्वार के एक आश्रम पर नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाते हुए कब्जे को हटाया। कांग्रेस पार्षदों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची मेयर अनीता शर्मा ने खुद आश्रम के सामने जमीन पर लगाई गई टीन शेड को तोड़ दिया। मेयर का कहना है कि प्रदेश भर में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के संरक्षण के चलते कुछ लोग निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम की जमीन पर यहां भी कब्जा होगा, उसे हर जगह से हटाया जाएगा। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड से जुड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।